अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? में एक दिन बाकी है। नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ जश्न आज़ादी मुबारक स्टार्ट हो जाए। इट डजंट मैटर, हम तो वो पूरा माहौल बन चुका है, वो चरागा हो गया है, इमारतों पे घरों पे झंडे लग गए हैं, गलियां गली कूचे बाजार झंडों से सज गए हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट पीक पे है, बच्चे आज स्कूल हो गए हैं, वो बस झंडे बन के गए हैं। झंडे बन के गए हैं। थोड़ी सी कोशिश हमने भी, देखो ग्रीन, आपने कुछ ग्रीन पहना, आपने ग्रीन क्यों नहीं पहना? आई एम वेयरिंग ग्रीन, a little bit of green a little bit of blue, but मैंने तो ग्रीन एंड वाइट ब्रेसलेट भी पहनी है आज, और कल इंशाल्लाह मैं ऑल ग्रीन पहनूंगी। थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए ना। तो जी हम तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि मौसम भी पूरा रेडी बैठा है कि जी जैसे ही ये दिन जो है ये आगे बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स कल 14th है, तो अभी आर गोइंग टू रेन डाउन। अब रेन जो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं तो जहमत ही बन जाती है, लेकिन आई लाइक इट। अगर कोई अच्छा ओकेजन हो और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, यू नो मेमोरीज होती है ना बचपन की, जितनी यादें हैं 14 अगस्त को लेके, और हम झंडियां लगाते थे, घर पूरा सजा होता था। सो लाजमी था कि या तो 13 को या 14 को बारिश जरूर होती थी, क्योंकि हमें याद है कि हमें अपनी झंडियों की फिक्र पड़ी होती थी कि झंडियों का क्या होगा। That is so true. By the way, lighting that तो ज्यादातर यही होता था कि बारिश होती थी और वो झंडियां नेचुरली खराब हो जाती थी। सो ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं। ये लाहौर है, कहाँ है? It is looking beautiful. लाहौर ही होगा जी, और कौन सा? नहीं, वैसे तो हर जगह सजी हुई है। आपको पता है कि जहाँ मैं रहती हूँ, लाइक कराची में कोना कोना जो है, यू नो अरेंजमेंट एंड डेकोरेशन एंड लाइटिंग and aesthetics in Lahore is another level altogether. अब आप मुझे बताएं, इतनी ग्रीनरी वहाँ ऑलरेडी है, ग्रीन हमारा कलर है, अब इसी को लाइट मार दो तो लगता है पूरा शहर जो है वो सज गया है। हाँ। तो थोड़ा सा तो ये एलिमेंट भी बीच में आप मिस ना करें। और लेकिन कराची में भी आई हैव सीन सम ब्यूटीफुल डेकोर, और हर जगह ग्रीन लाइट्स हैं, और जहाँ लंबी बिल्डिंग्स हैं उन पूरी बिल्डिंग्स को सजाया हुआ है। अब झंडियाँ भी हैं, मतलब काफ़ी हमने भी लेवल जो है वो ऑन किया हुआ है। ये देखें कराची के शॉट्स हैं, पूरा कॉरिडोर जो है ये बनाया हुआ है इन ग्रीन कलर। कहाँ है जी? चुंदरीगढ़ रोड है, कहाँ है? Yes, ये चुंदरीगढ़ रोड है। How pretty does this look? It does look very nice. इसी मौसम में और इसी तैयारियों में लोगों को जिनके वेडिंग इवेंट्स हो ना, वो भी कर लेनी चाहिए। पूरा शहर तो सजा हुआ है। जाहिर है चुंदरीगढ़ रोड और दीगर शाहराहें भी, क्लिफ्टन का एरिया भी मैं देख रहा था, वहाँ पे भी बरकी कुमकुमे दरख्तों के नीचे लगे हुए हैं। हाँ, ये अच्छा वर्ड था, क्या था? बरकी कुमकुमे। कुमकुमे, वो क्रिसमस लाइट्स ना, छोटी बरकी नहीं, भूल गई। कुमकुमे, आई डोंट नो, व्हाटएवर। अच्छा, एक चीज़ है, बच्चे जो है ना वो बड़े कंप्लेन कर रहे हैं। अब्दुल्ला, यू वुड आल्सो नो परहैप्स, बिकॉज आपके बच्चों ने भी बताया होगा, झंडे जो हैं जो मिल रहे हैं, झंडे ये बहुत महंगे हुए हैं इस पर जो है। अच्छा, प्राइसेस हैव रियली गॉन अप ऑफ एवरीथिंग, तो लिहाजा ये झंडे भी महंगे हो गए। तो हर चीज़ की बढ़ गई है। हाँ, ठीक है। टाइम जो लोग ये बेच रहे होते हैं, मतलब बहुत गरीब लोग होते हैं, जाहिर है, और नज़र आ रहा होता है कि ये सीज़न है, अगर लग जाए किसी का अच्छा तो जाहिर है कुछ आसानी आ जाएगी ज़िंदगी में। इसलिए फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, आई बिलीव ये झंडे ख़रीदने पे, बैजेस ख़रीदने पे, अगर आप ना बार्गेनिंग करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ना करें, क्योंकि लिटरली कितने का, 100 रुपये का या 50 रुपये का बैज है। वो जो छोटा झंडा बच्चे हाथ में स्कूल में आज लेके गए मेरे भी, वो भी 100 रुपये का है। और क्या था, हाँ, कल गुब्बारे मुझे लग रहा था ज़रा महंगे मिले हैं मुझे गुब्बारे। वो ना, देखो आपको गुब्बारे लग रहे थे तो लोगों को अपना है, उनको लग रहे हैं महंगे। हाउएवर मैंने ये बाजे देखे, इन बाजों को तो बैन कर देना चाहिए, इन बाजे हटाएं। आपको पता है हुसैन ने रौला डाला हुआ है कि 14 अगस्त के लिए बाजा लेके दें। मुझे इस बाजे से इतनी टेंशन होती है, इसकी इतना बुरा साउंड है। आई एम सॉरी, सो आई मेड माय किड्स अंडरस्टैंड कि यू नो इट्स पाकिस्तान्स बर्थडे, एंड पाकिस्तान को ये भी सवाल आया कि हमने पाकिस्तान को तोहफा क्या देना है, और ये बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ, अच्छे हो जाए तो हमारा ही तोहफा है। एंड हमने यही उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर हम कूड़ा करकट ना फैलाएं, हम इस वतन का ख्याल रखें, इसको साफ रखें। बच्चों की सतह पे तो आप ये समझा सकते हैं ना, हम कवानीन की पाबंदी करें, बेसिक जो यू नो ट्रैफिक कवानीन एटसेट्रा जो बेसिक होते हैं एक अच्छे सिटीजन होने के, तो ये हमारा पाकिस्तान के लिए तोहफा होगा। एक और कान में बात आई है आपके, क्या जो वो कह रहे हैं वो भी सुन ले, इसमें भी पाकिस्तान का फायदा होगा। हमें आगे जाना है, बिकॉज हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम इधर ही फंस गए हैं।
अच्छा जी, अब थोड़ी सी कुछ अपडेट्स आ जाएं, हम आपको दें। मीर रजा केस में क्या अपडेट्स हैं? कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन NCCIA के हवाले कर दिए हैं। मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच वालिदैन की मौजूदगी में एजेंसी के हवाले की गई है। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फोरेंसिक करेगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची में क्राइम इतना आम हो गया है कि सिंध पुलिस से लेकर हुकूमत और हुकूमत से लेकर निज़ाम इंसाफ तक सब इन वाक़यात को रात कई बात कई से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और शायद यही इस केस में भी हो रहा था इनिशियली। अच्छा, कराची के शहरी जो है ना, वो अपने साथ होने वाले इन जराइम को आम तौर पर मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लेते हैं। लिटरली जो इधर आता है और फ़ोन शोन अगर छिन जाए तो कहते हैं भी कराची गए हुए थे, क्या हो सकता है। मतलब इट्स सो सैड कि ये ऑलमोस्ट हमने एक्सेप्ट ही कर लिया। अब इस निज़ाम ने ये समझ लिया है कि 2-4 दिन बाद सब मामूल पर आ जाता है और इंसाफ कहीं गुम हो जाता है, और अगर हो जाता है तो फिर दैट इज़ हाउ इट इज़। और यही है वो तल्ख हकीकत। मीर रजा केस भी जिसकी नज़र होने जा रहा है था, शुक्र है कि अब लगता है कि ठीक काम हो रहा है, और इन आवाज़ों को क्रेडिट जाता है, उन आवाज़ों को इनफैक्ट क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसे मामूल का वाक़या समझकर भुलाने की कोशिशें नाकाम बनाई। और IG सिंध आपको बताएं कि जावेद आलम ओडो साहब ने भी इस केस में कोताहियों का एतराफ़ कर लिया है, मगर किसी को बचाने या साजिश के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सुने। पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी का एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है, बड़ी अफसोसनाक है। कोताहियाँ सबसे हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने कोताहियाँ की हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं, तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स में वालिदैन हैं, उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। और नहीं, शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था, गलतफहमी की बुनियाद थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे, और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर उसामा के खिलाफ भी बिलाखिर तादीबी कार्रवाई हो गई है, और बड़ी देर की मेहरबान आते आते फिर 12 दिन तक। इसमें भी आपको एक बात बताएं, अगर इतना प्रेशर का दबाव ना डाला होता ना हम सारों ने मिलके, तो वहाँ भी कुछ नहीं होना था। एनीवे, और आपको पता है बहुत सारे तरीक़े होते हैं हक़ाइक़ तक, हकीकत और सच्चाई तक पहुंचने के, उनमें से कोई तरीका कई दिन तक बरूएकार नहीं लाया गया, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स हो गए। क्या होता है जिसको कॉर्डन ऑफ करके कॉल डेटा सारा निकालते हैं, उसका जियो फेंसिंग भी नहीं की गई, और ज़ाहिर है अब उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि नेचुरली इतने दिन गुजर चुके हैं। काशिफ मुश्ताक जो पहले दिन से इस केस को कवर करते रहे हैं, ये हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाते रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन दिस मॉर्निंग। बताइएगा कल के दिन की अहम डेवलपमेंट्स एक तो सम अप कर दीजिए हमारे लिए। देखिए, कल जो जियो फेंसिंग की हतमी चीज़ करनी थी वो टीम की जानिब से की गई, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आई, चूँकि ये हिल एरिया है जहाँ से डेड बॉडी मिली, तो वहाँ के जो नेटवर्क हैं वो बहुत सारी जगह के जो मोबाइल कंपनी के टावर हैं वो कैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मिसाल के तौर पर जियो फेंसिंग में नंबर 5000 के करीब सामने आने थे, वो 25,000 के करीब सामने आ रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसके फौरी बाद जियो फेंसिंग करवाई जाती है, लेकिन इस मामले को कई रोज गुजर चुकी है, तो इसलिए करके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे काशिफ इस बात का जवाब, ये बड़ा अहम सवाल है ना कि चलिए पुलिस को इनिशियली शक भी था कि इन्होंने अपनी जान खुद ली है, इन्होंने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब ज़ाहिर है सवाल उठ रहा था, और सवाल उठ रहा था उनकी फैमिली की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, इस शहर में नौजवान एहतजाज कर रहे थे, मीडिया पे ये सवाल उठ रहा था, तो कितना ही मुश्किल काम था किसी भी तफ्तीशी अफसर के लिए जियो फेंसिंग ऑर्डर करना राइट आफ्टर 1 day और 2 days और 3 days। Isn't that an SOP? मतलब ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए होगा ना कि इन केसेस मतलब में क्या कि ये चीजें तो फर्स्ट अप करनी ही है, इससे पहले बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाए। देखिए, फैमिली की जानिब से एतराज़ात या फैमिली की जानिब से एहतजाज तो बाद में शुरू किए गए। पहले तो जब ये इंसिडेंट हुआ, जब लाश मिली, वहाँ तमाम तर चीज़ें मुंह बोलता सबूत थी कि ये मामला कुछ और है। जिस तरह डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस तरह वेपन गायब था, कोई शख्स खुदकुशी करके अच्छा एक मिसाल है, हम मान लेते हैं कि अगर ये खुदकुशी है,
उसके बावजूद उसके फिंगरप्रिंट मिटे हुए थे। तो जो क्राइम सीन यूनिट की टीम मौके पर पहुंची थी तो उनको नहीं शक हुआ इस चीज पर। फिर उसके बाद जब क्राइम सीन यूनिट की टीम वहां से रवाना हो रही थी, उससे पहले डेड बॉडी रवाना कर दी गई हॉस्पिटल। ये तमाम तर चीजें मशकूक है और इस मशकूक होने की वजह से ये केस जो है वो मजीद मशकूक होता जा रहा है। दिन ब दिन नई डेवलपमेंट होती है, उसमें कोई ना कोई मसाइल सामने आ जाते हैं। एक जो आई वॉच है, एप्पल वॉच है, उसके हवाले से काफी ज्यादा प्रॉब्लम अब जो सामने आ रही है। फैमिली की जानिब से इल्जाम लगा दिया गया कि एक वो वाहिद एप्पल वॉच ही थी जिसकी जो है वो निशानदही फैमिली की जानिब से की गई और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें दी गई। अब इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इतने रोज तक बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को जो है वो ये एप्पल वॉच टीम के हवाले कर दी गई। फिर उसके बाद से लेके अब तक वो एप्पल वॉच किसके पास रही ये नहीं बताया गया। जो इस टीम के सरबराह थे एसएसपी SIU समीउल्लाह सुमरो, फैमिली की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एप्पल वॉच जो है वो उनकी जानिब से अपने पास रखी हुई थी, उसकी कोई चीज भी डेवलपमेंट में नहीं आई। अब गुज़िश्ता रोज जो है वो एप्पल वॉच NCCIA के हवाले की गई है और NCCIA जो है वो अब उस पर फॉरेंसिक करेगी। अब प्रॉब्लम ये है ना काशिफ के इतने दिन गुजर गए हैं, इतना कुछ बीच में हुआ है, मतलब IG सिंध को आके बताना पड़ा कि इसमें कोई साजिश नहीं हुई, कोताहियां जरूर हुई हैं। तो वो हम जब कहते हैं ना हेड शुड रोल, नॉट ओनली हेड शुड रोल, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑन वन साइड। दूसरी साइड पे जहां ये फॉरेंसिक वगैरह होंगे, अब ये बिलीवेबिलिटी फैक्टर है, इतना लैक ऑफ फेथ हो गया है पिछले 10 दिनों में, इतना मिसट्रस्ट हो गया है कि अब वो कोई भी रिपोर्ट देंगे कौन मानेगा, क्योंकि पहले इतनी गलत चीजें गलत तरीके से किया गया है, SOPs फॉलो नहीं किए गए, ऑलमोस्ट विश किया गया है कि जी ये बस ये किसी की मौत हुई और ये बस गायब हो जाए, आम हो जाए और बस हमें ना कुछ करना पड़े इसके हवाले से। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट की वजह से ही तमाम तर मसले हो रहे हैं। उसका रीज़न ये कि फैमिली को इन्वेस्टिगेशन टीम जो चीज़ भी कह रही है, फैमिली को उसमें शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। चूँकि पिछले कई रोज़ों से जो कुछ होता हुआ आ रहा है उसकी वजह से फैमिली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मशकूक समझ भी रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ बेहतर करना भी चाह रही है तो वो चीज़ें भी ठीक से नहीं हो रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जब इसका मोबाइल फ़ोन मिला उसका डेटा जो है वो NCCIA को नहीं फराहम किया गया, इसके अकाउंट्स डिलीट थे सोशल मीडिया के, उसके हवाले से NCCIA से रब्ता नहीं किया गया। ये तमाम तर चीजें फिर से गुज़िश्ता रोज से की गई। IG सिंध के अगर पहले वाले बयान को हम माने तो वो ठीक था, या जो गुज़िश्ता रोज दिया गया वो ठीक था। पहले वाला बयान था कि हमने इस केस को काफी हद तक हल कर लिया और इस पे बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो वो क्यों नहीं हुई? अब गुज़िश्ता रोज IG सिंध की जानिब से जो बयान दिया गया है उसमें अपनी कोताहियों का इजहार किया गया और फिर एक बार इल्जाम जो है वो मेडिको लीगल टीम पर लगाया गया है। अब मेडिकल लीगल टीम के जो अफसर थे जिनकी जानिब से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, डॉक्टर उसामा शेख, उन्हें जो है वो गुज़िश्ता रोज MLO से फारिग कर दिया गया और फारिग करने के बाद उनके जो खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में किस किस के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है? क्राइम सीन ना कॉर्डन ऑफ करने की, इब्तदाई तौर पर ना शवाहिद इकट्ठे करने की, लाश को इन्वेस्टिगेशन यूनिट या टीम आने से पहले अस्पताल मुंतकिल करने की, कुछ DSPs के खिलाफ अपेरेंटली इंक्वायरी हुई है, फिरोजाबाद थाने के SHO के खिलाफ भी क्या कार्रवाई, कितने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? का खुद कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स उनको इंसिस्ट करते रहे हैं और इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि यही कहा जाए और आप अपने बच्चे के लिए दुआ करें। जी बिल्कुल, ना सिर्फ फैमिली को लेकिन दोस्तों को भी। अफसरान से जब हम भी बात कर रहे थे तो हमें भी ये कहा जा रहा था कि आप देखिएगा हम ये बता देंगे कि ये खुदकुशी है, आप देखिएगा हमें ये चीज मिल गई है, ये खुदकुशी है। 8 रोज के बाद जब खोल मिला तब भी पुलिस बजिद थी कि आप देखिएगा कि अब ये मामला किस तरफ चले जाएगा। साथ साथ आपने बात की कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक SHO और एक DSP को हटा दिया गया है। अमूमन यही होता है, कोई हाई प्रोफाइल केस हो, कोई भी चीज हो तो इन लोगों को हटा दिया जाता है। असल जिम्मेदारी किसकी बनती थी? असल जिम्मेदारी DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक की भी बनती थी। उसका रीजन ये है कि उनके जोन के अंदर ये तमाम तर मामला हो रहे थे। काशिफ, हटा दिया जाता है, कुछ जरा एक्सप्लेन कर दें। आप जब कहते हैं SHO DSP को हटा दिया गया, व्हाट डज हटा दिया गया मीन? उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया? मतलब कोई इंक्वायरी नहीं हुई? क्योंकि ये इतनी लैक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग ऑन देयर पार्ट है कि वो एक लाश को देखें और कहें खुदकुशी हुई है, जबकि कितने शवाहिद हजार हैं। किसी ने कोई एक मूवी देखी हो ना, कोई इस किस्म की मर्डर मिस्ट्री, कोई नॉवल भी पढ़ा हो तो वो भी जरा ज्यादा शातिर और तेज हो जाता है इन डिटेक्टिंग द क्लूज। और इनकी तो इट्स देयर जॉब, तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई और इनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है। मतलब क्या एक्सपीरियंस है? ये अब लोग तो दिल
चाह रहा है कि पिछले सारे केसेस खोलो के पहले क्या करते रहे हैं। ये देख के बता सकते हैं कि क्या वाकया हुआ है। वंडर के किसी का कोई दिमाग काम नहीं तो किया। ये सवाल ये था काशिफ के एसएचओ डीएसपी वगैरह को ट्रांसफर किया है या इंक्वायरी हो रही है? देखिए, उनकी जो मुतलका सीट थी, जैसे जो गुलिस्तान जौहर के एसएचओ थे कामरान कुरैशी, उन्हें हटाया गया है, बॉतल किया गया और इंक्वायरी कंडक्ट की गई है। लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में भी इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, चाहे गलती साबित हो भी जाए, ये दोबारा किसी न किसी पोस्टिंग पे नजर आते हैं। तो क्या इनके लिए जो इनकी मिसकंडक्ट होगी या फिर जो भी इंक्वायरी होगी, जो इतनी बड़ी गफलत एक केस में की गई है, तो अच्छा, एक और बात बस काशिफ बताइए कुछ अर्थे की उसका नहीं क्या होगी। होगा? जाहिर है देखना होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप ये बताइए कि वो जो गोली का खौल मिला था, अब वो अगर पूरा बनाया गया था, सीन क्रिएट किया गया था, या बाद में खुद रखा गया था मुबैना तौर पर, या नहीं रखा गया था, इसकी हकीकत भी तो आवाम तक पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि इसको तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था कि 8 दिन बाद 2 फुट के फासले से गोली का खौल मिल गया है। वो किसकी गोली का खौल था, कब पता लगेगा हमें? देखिए, उसकी फॉरेंसिक होगी तो यकीनी तौर पर पता चलेगा। और पुलिस की जानिब से जो वो गोली का खोल वहां से बरामद किया गया, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा मशकूक था। उसका रीजन ये 8 रोज बाद तो उसकी फोरेंसिक की तो अपेरेंटली इनके पास मशीन ही कोई नहीं है, वो भी खराब है 2023 से। इज दैट राइट? बिल्कुल, हमारे जराए ये बताते हैं, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि एक तो मशीन खराब है, दूसरा ये वेपन जो बताया जा रहा है कि 30 बोर का था, 30 बोर के लिए जो 2 खोल दिए जाते हैं जब भी आप वेपन खरीदने के लिए जाते हैं एफएसएल के लिए, वो 30 बोर के खोल जो हैं वो शायद नहीं होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो इसकी फॉरेंसिक कैसे पॉसिबल होगी? और अगर इसकी फॉरेंसिक पॉसिबल है भी तो 8 रोज बाद मिले थे और आज कमोबेश 14 रोज हो चुके हैं, तो 2 से 3 दिन में ये रिपोर्ट तो उसकी रिपोर्ट, क्योंकि वो दिया ही नहीं होगा फोरेंसिक के लिए। बिल्कुल, अब तक वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। फिर जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसमें अपने आप में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5 रुपये टीम थी, 2 अफसरान को मजीद ऐड ऑन कर दिया। अब जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें एक टास्क दिया गया है जिसकी वजह से करके हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई शख्स NCCIA जा रहा है और वो तमाम तरह जो अहम डिवाइसेस हैं वो लेकर जा रहा है, तो उसको उसके साथ ये जानना होगा कि ये केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई, जो मेन स्पॉट है प्राइमरी वो कब का है। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। दूसरा ये देखिए, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि प्राइमरी स्पॉट वही है जहां से लाश मिली थी या फिर इसे तशद्दुद कहीं और किया गया, काशिफ, यही तो प्रॉब्लम है। अभी तक हमने जो भी बातें डिस्कस की हैं पिछले 10 दिन से, हम जो डिस्कस करें ना, उसका एंड में यही होता है कि अभी तक तो ये भी नहीं पता। ये शुरू में चूंकि इन्होंने इंसिस्ट किया है कि उस लड़के ने खुदकुशी की है, इतना टाइम लूज कर दिया है और इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद छुपाना एंड ऑल दैट, उसमें इतने बिजी हो गए कि जो काम होने चाहिए थे वो अभी तक पता ही नहीं है कि वो हुए कि नहीं हुए। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस केस। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। और अब लिटरली वो उस पॉइंट कि अब 10 दिन बाद ये फैसला हो रहा है कि अब कहां से शुरुआत की जाए। इट्स लाइक अ न्यू थिंग। लेकिन बहुत सारी अभी चीजें तक तो ये नहीं पता कि उस जगह मौत हुई थी कि नहीं हुई। कोशिश नहीं मांगती थी जो बीच में की जा सकती थी, जैसे कि जियो फेंसिंग वगैरह। मतलब ये तो इनिशियल ऑर्डर लाइक लिटरली उस वक्त सबसे पहली चीज तो यही करनी चाहिए थी। आपको एक लाश मिली है और फिर आपको पता भी चल गया कि वो किसकी है। बट कौन वो तरद्दुद करता? नहीं, लेकिन जो आई एम सॉरी, लेकिन उनका इंसिस्ट करना यही है, इट्स लाइक अ जोक कि कोई अपने आप को खुदकुशी कर रहा है और अपने अपने निशान मिटा रहा है। इंसिस्ट करने के लिए भी तो करा सकते थे। बहुत अजीब बात है। अच्छा जी, ओके, ब्रेक लेते हैं। वेलकम। अच्छा जी, अब ज़रा वो अमेरिका ईरान के बीच में क्या चल रहा है वो उसकी भी अपडेट हम क्या आपको देंगे। हम अपडेट लेंगे। अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कदम आगे और एक कदम पीछे वाला मामला जो है बरकरार है। कभी लगता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो शायद किसी मुस्तकिल मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, मगर अगले ही लम्हे लगता है कि फरीकैन जो हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, इफ़ नॉट तो थोड़ा सा शायद पीछे ही आ चुके हैं। तुर्क खबर एजेंसी ने पहले दावा किया कि दोनों ने जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी पर इत्तफाक कर लिया है और सालसों को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया है। मगर कुछ देर बाद ही ईरान ने ऐसी खबरों को मुस्तरद करते हुए वाज़े कर दिया कि अमेरिका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। सो देयर यू गो। एक तरफ लिटरली बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ आती है और दूसरे सेकंड ही उसकी तरदीद हो जाती है। कल अमरीकी सदर ने एक बार फिर अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया और ये भी कहा कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे होता रहे हैं। आहनी दीवार होता है ना जो मजबूत।
आयरन वॉल, अच्छा आयरन वॉल भी कह सकते थे। ठीक है, और ईरान कुछ नहीं कर सकता, ईरान के पास पैसा नहीं है कि वो फौजियों को तनख्वाह दे सकें। ये उनका कहना था ट्रंप ये और ईरान कहता है कि हम तो सदर ट्रंप के पूरे दौर तक ये जंग चला सकते हैं, और उन्होंने कहा जितने हम मिसाइल इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना उससे ज़्यादा बना लेते हैं। सूरत हाल दोनों तरफ से ये बैक एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, एक मैं फुट नोट में ये बात डाल दूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप तो जिनने तो जो कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन ईरान का जो जवाबी फायर होता है ना बातों में, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होता है एक्चुअली। जवाब की बात ही कर रहे हैं तो कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रज़ा नकदी का कहना है, जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौज हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली है। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। अब 5 महीनों में ईरान ने जंग लड़ना सीख लिया है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना लेता है। एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है, मगर साथ ही पाकिस्तान और दीगर सालिस ममालिक तनाज़े के हल के लिए भी सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपको पता है अब 2 रोज़ से ईरान में ही हैं, और उनका दौरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक की है कि बाबुल मंदब में तजारती, अच्छा ये अहम डेवलपमेंट है, इसमें पाकिस्तानियों की जान गई है। बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ पर हुसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाम बहक और 1 ज़ख्मी हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ पर हमले से तजारती जहाज़ रानी के लिए ख़तरात में इजाफा हुआ है, और आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले हो रहे थे। अब बाबुल मंदब में यमनी हुसियों ने जहाज़ रानी में मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी हैं, और खित्ते में कोई आबी गुज़रगाह अब महफूज नहीं है। सो ये मसला सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं है, और ना ही वो खित्ते की बात हो रही है, अब तो ये बिल्कुल ही फैल रहा है। मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मंसूर साहब, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स वाली सूरत हाल बन जाती है। हर दफ़ा ही कोई बात होती है तो उसकी तरदीद भी आ जाती है। मुज़ाकरात कार सालिस अपनी सी अभी भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो आबना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान और ओमान का मुआहदा था, जिसके बारे में दोनों पार्टियां ये कह रही थीं कि उसका ऐलान जल्द मुतवक्के है, वो तक अभी नहीं हो सका। क्या रुकावटें हैं, आपको लगता है कि कहीं भी कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो इस पूरे कज़िये के अंदर जो हार्डशिप्स का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो दोनों फरीकों के एंड पर इस वक्त बदरजा उतम आपको दिखाई दे रही है। दोनों फरीक जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये माहिदा जो है आगे से ना बढ़ सके, और बिलखुसूस इस वक्त अमरीकी सदर जो है वो तो अपनी रिवायती बयानबाजी और अपना नैरेटिव जो है उसमें यद तूला रखते हैं। ख़ासतौर पे उन्होंने भी एक नई दुर्फितनी छोड़ी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ईरान हमें कंपनसेशन दे, ना सिर्फ इस जंग के दौरान नुकसान के, बल्कि माजी में होने वाले जो नुकसान, हत्ता के गजा जंग का भी क्लेम जो वो ईरान के खाते में डाल दिया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुज़ाकरात के जिसके तहत चीज़ें तय हुई थी कि ईरान के असासाजात को गैर मुंजमद किया जाएगा, वो उसके हवाले किए जाएंगे ताकि मामला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ आगे जा सके। और आबना हुर्मुज़ तो यकीनन इस वक्त मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से ओवरली अफसस दिखाई देता है उसके कंट्रोल के हवाले से, इसी नौइयत के बेबुनियाद दावे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको करते दिखाई दे रहे हैं कि मुकम्मल कंट्रोल हमारा है। इस ज़िमन में अगर आप देख लीजिए जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, ख़ासतौर पे उस रूट के अंदर जो नेविगेशन को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं, मैरीटाइम एजेंसीज, वो ये बता रही हैं कि इस वक्त तकरीबन आबना हुर्मुज़ स्टैंड स्टिल है, बंद है। अब ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप साहब लेना चाहते हैं उसकी बंदिश का, या ईरान लेना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी को फैसला करना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इसके नतीजे में दुनिया इस वक्त जिसमें जो है तहवाला हो चुकी है, उनकी मईशत, उनके तेल की सप्लाई चेन जो है वो तमाम की तमाम इस वक्त डिस्टर्ब चली आ रही है। एक उम्मीद बन पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर से ही इस नौइयत की बयानबाजी और इस नौइयत के दावे सामने आते हैं कि जिसके बाद सालिसीन जो है वो अपने तौर पर सर पीट के बैठ जाते हैं, और इसी तरीके से दुनिया जो है वो एक बार फिर दम बखुद हो जाती है कि शायद अगले मरहले में अमेरिका का वो जो जंगी जुनून है वो दोबारा से औद कर आए और वो ईरान पर उसी नौइयत की चढ़ाई कर दे। लेकिन अब ये बात तय है कि अमेरिका के पास भी वो दमखम नहीं रहा, खासतौर पर ईरान पर वो जितनी तबाही और बर्बादी अनलीश कर सकते थे वो कर चुके हैं। इसी तरीके से ईरान
खित्ते के ममालिक को जिस अंदाज से टारगेट पे रख सकता था वो अपने सारे कार्ड्स खेल चुका है। अब आगे प्रोसीड करने की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों फरीकों के यहाँ सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए। बसूरत दीगर ये जो दावे किए जाते हैं ईरान की तरफ से कि हम इसे डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे इक़्तिदार के बाद तक जो है वो जंग को खेल सकते हैं या इस स्टेलमेट को ले जा सकते हैं। तो अगर तो मंसूर साहब आप हमें आप हमें ज़रा एक सिचुएशन समझाएं और बना के दें कि ये ऐसी सिचुएशन बने तो बात बन सकती है और ये जंग जो है परमानेंट कोई इसका मुआहदा हो सकता है और एवरीबडी कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि दोनों साइडों ने अपने कार्ड्स जो हैं वो प्ले कर दिए हैं, वो दोनों साइडों ने अपने कार्ड्स जो है ना वो पिछले 2-3 महीनों में कर लिए हैं। हम मुड़ मुड़ के सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो ही करते हैं, हम रोज वही बात करते हैं क्योंकि हमें आगे नहीं लगता कि एक स्टेप भी आगे लिया गया है। सारी पूरी दुनिया ही जो है वो इंतजार में बैठी हुई है। क्या आइडियल सिचुएशन आप देखते हैं कि ऐसा हो जाए तो आगे फिर ये दोनों जो हैं वो मुआहदा कर लेंगे, परमानेंट कर लेंगे और आगे बात चली जाएगी? देखिए इस जंग की जो बाई प्रोडक्ट है जो इस वक्त ओवरराइड कर रही है इस पूरे कज़िये को, दैट इज दी आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ को जब तक स्मूथ सेलिंग के लिए नहीं खोला जाता उस वक्त तक मैं समझता हूँ जो दोनों फरीक हैं और उनके जो मुताल्लिकीन हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बगैर मामला आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के नतीजे में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को बता सकते हैं कि देखिए जी हमने आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी है, और इसी तरीके से ईरानी अवाम, ईरान के जो क़यादत है वो अपने अवाम को बता सकती है देखिए जी इसके मुकाबले में हमारा जो बैरिकेड है वो खोल दिया है अमेरिका ने और हमारी स्मूथ सेलिंग जो है और वो कैसे होता आप मंसूर साहब देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ईरान और ओमान की जो बातचीत चल रही है उन्होंने भी अभी खुल के बताया नहीं है कि वो किस फैसले पे आए हैं। लेट सपोज वो किसी फैसले पे आ जाते हैं, वो अनाउंस भी कर देते हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड उसी दिन या चलो हफ्ते में हटा देगा? कोई टेम्पररी रास्ता तो खोलने के लिए अमेरिका भी ऑन बोर्ड था ना। उनको अमेरिका को क्या खुश करेगा? देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो ईरान के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, ख़ासतौर पे ये जो ब्लॉकेड है उसे अमेरिका से या दुनिया से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके वो तमाम असासाजात जो हैं वो इस वक्त लाइबिलिटी और ड्राइव हो रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ईरान को समझना चाहिए और फिर ख़ासतौर पर इस वक्त जो खित्ते के अंदर उनके लिए एक फेवर पाई जाती है, और बिलखुसूस ये अगर हम थोड़ा सा जो रिसेंटली जाएँ जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो एक पैक्ट तय पा गया है उस पैक्ट के नतीजे में ईरान के लिए एक बड़ी ओपनिंग है कि वो मंसूर साहब प्लीज अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं क्या? सी नो वाइट ओके। लाहौर का ये वाक़या कुछ दिन पहले हुआ था। एक नंद भाबज पुरस्कार हलाकत का इनका मामला है जो अभी तक मामला ही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस केस के बारे में मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, मगर अभी तक मौत के इस राज से पर्दा नहीं उठ सका है। दोनों ख़वातीन को 4 अगस्त को चोरी और फ्रॉड के मुकदमे में टाउनशिप थाने लाया गया, जहाँ इसी दौरान लिटरली CCTV फुटेज में नज़र आ रही हैं, बात कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, एंड देन दे बोथ डाइड। गिर गए। अब गिरने की फुटेज तो नहीं मैंने देखी, लेकिन देन ऑब्वियसली दे डाइड। और जब तबीयत बिगड़ी उनकी, अस्पताल पहुंची और द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड देम डेड। तो पहले पुलिस पर ऑब्वियसली तशद्दुद का जो शक है वो जाहिर किया जा रहा था, मगर इब्तदाई तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई सबूत भी नहीं मिला, और पुलिस का ख्याल है कि दोनों ख़वातीन मंशियात की आदी थी और मंशियात की ज़्यादा मकदार मौत की वजह बनी, बेसिकली ओवरडोज हो गया। अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक जबकि फैमिली ने इसकी नेगेशन की थी। अब इस बारे में ज़रा बात करते हैं। मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आबिद, ज़ाहिर है एक केस तो था, एक मामला था, एक मिस्ट्री थी, क्या क्लू मिल सका? डॉक्टर्स कुछ बताने के काबिल हैं कि क्या हो सकता है अगर दिल बंद हुआ या किसी और दवा की वजह से या नशा आवर चीज़ की वजह से भी मौत वाक़ई हुई है, तो डॉक्टर्स शुड बी एबल टू टेल इट। और दोनों को एक साथ ही, मतलब ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। जी बिल्कुल, इस पे जो 2 ख़वातीन, ये 4 अगस्त का वाक़या है। उस दिन लाहौर में 2 बड़े इशूज़ चल रहे थे, जिसमें ये एक तो चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहलम था और दूसरा दाता दरबार की सिक्योरिटी थी, दाता दरबार का उर्स था। उसकी वजह से पुलिस की ज़्यादातर नफरी जो थी वो सिक्योरिटी के अमन अमान पे थी, थाने में नफरी कम थी। इन ख़वातीन को जब 15 पे कॉल हुई कि जी नौसरबाजी कर रही हैं, उन्होंने जेवर क्या लिया, तो इनको पुलिस वाले जो थे वो इनको थाने ले आए। थाने इनको आके उन्होंने FIR लॉन्च की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया। अब पुलिस की जो हम पर
पर बातें जो हमें समझ आई हैं कि 90% केस जो है वो हल हो चुका है। पुलिस का ये दावा हमें सच नज़र आता है कि उसमें ये कि ये ख़वातीन जो थी वो एडिक्ट थी और उनके पास मंशियात मौजूद थी, लेकिन जब उनको थाने लाया गया तो ख़वातीन पुलिस एहलकार थाने में नहीं थी। इस वजह से उनकी तलाशी नहीं ली जा सकी, जिसकी बिना पर उन्होंने जो नशा उनके पास था, जो मंशियात उनके पास थी, उसको ओवरडोज कर लिया। और उसके बाद उसमें होता ये है, जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई है उनका कहना यह है कि नशा जब ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है तो उस पर ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल लो चला जाता है और उसमें क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो यही जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह है कि उनके जो हार्ट के वाल्व थे, यानी दिल के वाल्व थे, उनमें क्लॉट्स नज़र आ रहे थे। उनके फेफड़ों के ऊपर जो है वो 2 धब्बे थे काले रंग के। लेकिन इब्तदाई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके बाद ये इनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ख़वातीन के, वो भिजवाए गए हैं फोरेंसिक लैब में। अब फोरेंसिक लैब में जब अज़ा भिजवाए गए हैं तो उसमें कुछ वक्त लगता है। तो पुलिस बाकी जो इंक्वायरी है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है कि थाने के अंदर एक लम्हे की, वो कहते हैं CCTV हमारे पास मौजूद है, ना तो पोस्टमार्टम तशद्दुद साबित हुआ है और ना थाने में तशद्दुद किया गया है। तो ये सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने कहा कि जब हम पकड़ी गई हैं और हमसे मुंशियात भी बरामद हो गई तो ये हमारे ऊपर और ज़्यादा केस डालेंगे। तो वो जो मुंशियात उनके पास मौजूद थी वो उन्होंने खा ली, इसकी वजह से उनका जो हार्ट था वो बंद हो गया। और यही इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। वैसे तो मियां आबिद, अगर इनकी घर वालों से भी थोड़ी सी अगर तफ्तीश की हो तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये मंशियात लेती थी नहीं लेती थी। उन्होंने तो इनकार ही किया नेचुरली, जाहिर है। नहीं तो वो सिर्फ ये 2 ही तो नहीं होंगी ना, और लोग भी होंगे, कोई मर्द हजरात भी होंगे। कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ें आ ही रही थी। और आदि का मतलब ये होता है कि वो काफ़ी अरसे से कर रही होंगी, कोई 2 दिन पहले तो नहीं शुरू किया होगा। कोई ऐसी डिटेल्स भी आई हैं सामने? जी माँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बुनियादी तौर पर एक खाना बदोश फैमिली थी जो कभी कहीं पे रहती है, कभी कहीं पे रहती है। ये यहाँ भी रहते थे तो अक्सर हमने खाना बदोशों की झोंपड़ी में देखा है कि नशे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसमें ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो कमाती हैं और मर्द हजरात जो है वो बैठ के घर में खाते हैं। ये पाकपतन की आबादी गौस नगर जो थी वहाँ की ये रिहायशी थी और वहाँ पर उन्होंने जाके जब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनके पास ID कार्ड भी नहीं था, इसी वजह से 2 दिन इनका पोस्टमार्टम लेट हुआ। तो बाकी लोग भी हैं, लेकिन अब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी ख़वातीन नशा नहीं करती थी, लेकिन काफ़ी ज़राए से, काफ़ी सबूतों से शवाहिद जो मिले हैं उसमें ये नशा करती थी। जी अच्छा, शवाहिद अब मिल गए हैं तो ये केस फिर क्लोज समझें? जी सवाल दोहराइए। मैंने कहा ये केस फिर क्लोज हो गया है। नहीं, वो फ्रॉड और वो जिस वजह से इनको पकड़ा था ये वो क्या मामला हुआ? हल समझें, पुलिस ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ दिस हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ? नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस जब इस केस को क्लोज करेगी तो तमाम एविडेंस जो हैं वो साथ पेश करेगी, साथ लगाएगी, मीडिया को भी बताएगी और ख़ुद भी अपनी फाइल में लगाएगी। और मेजर एविडेंस तो तो मेडिकल रिपोर्ट ही है जिसमें क्लॉट्स वगैरह आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मियां आबिद, थैंक बीइंग विद अस। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की बात हम करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से एहतजाज का माहौल बन रहा है और PTI ने 27 सितंबर और जमात इस्लामी ने 16 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और JUI भी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के इशारे देती रहती है। और मामला सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, कुछ और अहम स्टेक होल्डर्स भी हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जिस तरह के कल ही हम बात कर रहे थे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स बिल्कुल पहले ही 6 रोज़ से हड़ताल पर है। और अब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर 2 दिन में इसके मुतालबात ना माने गए तो 15 अगस्त से पेट्रोल पंप्स बंद कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पंजाब में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद की तरफ मुल्कगीर मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। वो हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों से नाखुश हैं। सुनिए क्या कहा गया। हम इसकी जिम्मेदार CM पंजाब को ठहराते हैं। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि अगर ये बकाया 2 साल CM पंजाब रही तो किसान तबाह है। 25 सितंबर से आगाज करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का इससे बड़ा धरना ना किसी ने करना है ना किया है। अब ये हमने फैसला आज हमारी कमेटी ने किया है कि अगर ये 72 घंटे की भी कोई फैसला नहीं करते तो फिर जैसे उन्होंने तारिक साहब ने बताया कि 15 तारीख की सुबह 6 बजे से
हम अपना कारोबार बंद कर देंगे और उस कारोबार तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अच्छा जी, ये तो आपको पता ही है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद शहरों में सब्ज़ी और फलों की तरसील जो है वो मुतासर हो रही है और कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। हड़ताल के बायस बलूचिस्तान में मुर्गी समेत बाज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बेसिकली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पूरे मुल्क में अब महसूस किया जा रहा है। सो मुल्क और लोग जो है अवाम और ऑल्सो हुकूमत कैन नॉट अफोर्ड कि मज़ीद एहतजाज हों। लेट्स टॉक अबाउट इट। अवाम मुतासर होंगे तो हुकूमत भी कैसे इस असर से वो जज्बात जो है ना हुकूमत के खिलाफ फिर वो बढ़ते हैं। फिर दूसरी तरफ वो टिकटॉक वाली वीडियो भी आपको याद है ना, वो एक अलग मामला चल रहा है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने तो उल्टी गिनती पहली हुकूमत की शुरू की वो तो काउंटडाउन उन्होंने स्टार्ट किया ही हुआ है। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। हुज़ैफा साहब शुक्रिया वक्त दिया। हुज़ैफा साहब, पेट्रोलियम डीलर्स वालों ने डेडलाइन दी हुई है कि वो बंद कर देंगे, एहतजाज करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पहले ही हड़ताल पे हैं। किसानों ने कह दिया मिलियन मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। आपके अपने इत्तेहादी आपकी उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। JUIF पहले नाला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है 14 को हर चौक को 14 अगस्त को ज़रा धरना करेंगे और फिर 27 को। सो माहौल ऐसे ही बनता है फिर, और आवाम भी ज़ाहिर है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों की वजह से परेशान तो है ना। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैं आपका इंट्रो सुन रहा था और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी, और अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुल्क में माशी इस्तेहकाम होगा। इस पर बिल्कुल हुकूमत जो है इस पर मुत्तफिक भी है और वज़ीर आज़म साहब गाए बगाहे इस चीज़ को बावर भी कराते रहते हैं। इसलिए मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब पीपल्स पार्टी से पहली दफ़ा शदीद इख्तलाफ हुआ था तो वज़ीर आज़म साहब की राय थी कि नहीं, बेशक पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बने या ना बने, हमारे पास 169 का नंबर जो है वो असम्बली में पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहेगी क्योंकि मौशी इस्तेहकाम जो है वो जुड़ा हुआ है आपके सियासी इस्तेहकाम से। तो जिस तरीके से आपने फरमाया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, बेसिकली उनका जो मुतालबा है वो यही है कि डेली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का फार्मूला बनाया गया इसको वापस लिया जाए। तो पहले भी हमने उससे मुज़ाकरात की हैं, अब भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख को बिल्कुल एहतजाज पे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले हम उनके साथ बैठकर या हम अपनी बात उनसे मनवा लेंगे या उनकी बात मान जाएंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत जो है किसी जगह पर ज़िद यहाँ पर खड़ी हो और ये डीलर्स एसोसिएशन जो है चाहे गुड्स की है चाहे पेट्रोलियम की है ये एहतजाज पर जाए और उसकी कॉस्ट आवाम पे करे। और जहाँ तक आपने बात की सियासी मामलात की, लेकिन सियासी मामलात में मेरा एक नुक्ता नज़र है और वो हुकूमत के अंदर मेजोरिटी वुज़रा का है कि अगर आपके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, पॉपुलैरिटी है पड़ी, तो ना आपको किसी NOC की ज़रूरत है और इस तरह की स्ट्रीट पावर कर्फ्यू को तोड़ देती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से 5 अगस्त के बारे में कहा कि सेमीफाइनल है और 27 सितंबर को कहा कि फाइनल है, तो हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये बेसिकली तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर को खो चुकी है। ठीक है, वोट बैंक इनका मौजूद है, लेकिन वो वोट बैंक स्ट्रीट पावर या रियासत के खिलाफ एहतजाज या धरनों के लिए आने को तैयार नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सियासी जमात है, अगर वो अपने मसल्स दिखाना चाहती है ज़रूर 14 अगस्त को भी एहतजाज करे। अब 14 अगस्त का मामला आपको पता है कि वैसे ही पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और जिंदा दिलाने पाकिस्तानी जो है वो 14 अगस्त को वैसे ही सड़कों पर होते हैं। अच्छा हुज़ैफा साहब, वी गेट इट, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज से आप कह रहे हैं कि फाइन दे हैव अ राइट, वो अपना पॉलिटिकल पावर जो है, स्ट्रीट पावर जो है वो दिखाना चाहते हैं, ऑल्दो आप बिलीव करते हैं कि उनकी कोई खास स्ट्रीट पावर रही नहीं है, उनको साइड पे कर दें। लेकिन ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम एसोसिएशन, किसानों के जो मसले, दीज आर रियल इशूज़। ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये आवाम है बेसिकली, और इनके इशूज़ और इन सारों का एक टाइम पे इनके इशूज़ होना और मुतालबात करना और वो पूरे ना होना, दिस कुड क्रिएट अ बिग मोमेंटम। आपके लिए तो खतरे की घंटी है ये। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यू हिट द नेल ऑन द हेड, और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। किसानों का अपने शॉर्ट सुनवाया, इंशाअल्लाह ताला किसानों के साथ भी बैठेंगे, पंजाब हुकूमत भी बात करेगी, पंजाब हुकूमत से अगर वो राज़ी ना हो तो हम उन्हें राज़ी करेंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट या पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो हैं या आपके किसान जो ट्रेडर्स विंग हैं, इनके साथ कोई रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी, इनके मुतालबात नाजायज़ हैं। तो मैंने तो गुजारिश आपसे पहले की है कि या तो हम इनकी बात मान जाएंगे या अपनी बात इनसे मनवा लेंगे, और हमें इस बात का एहसास है। ज़ाहिर है किसानों के जो मामलात हैं और उनकी जो एसोसिएशन है वो उसकी नुमाइंदगी कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे किसानों के साथ बैठकर, पंजाब हुकूमत इस पर ऑलरेडी लगी हुई भी है
मेरे इल्म में आया कि पंजाब हुकूमत ने परसों के लिए तय किया है कि किसानों के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ बैठकर उनके जो भी मामला है उसे एड्रेस किया जाए, और अगर अल्लाह ना करे वहाँ एड्रेस नहीं होते तो फेडरल गवर्नमेंट उन्हें एड्रेस करेगी। और जिस तरीके से चले वहाँ आप इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ आप ऑलरेडी इंटरवीन कर रहे हैं हुज़ैफा, वहाँ नतीजा कोई निकल नहीं रहा। गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों से कई एतवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के, डेडलॉक बरकरार है। देखिए उसमें बात यह है अब्दुल्ला साहब, 78 साल का एक निज़ाम मौजूद था, और ख़ास तौर पर जब से ओगरा बना पिछले 40 सालों में कभी किसी हुकूमत ने इस तरह का इकदाम नहीं किया था कि आप पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने की तरफ जाएं, डेली बेसिस पे उसकी कीमतों का उतार चढ़ाव का फार्मूला बनाएं। तो जाहिर है जब आप निज़ाम के अंदर एक तब्दीली की बात करते हैं, कोई इनकलाबी इकदाम उठाते हैं, आवाम को कोई ना कोई रिलीफ देने का सोचते हैं, रिएक्शन तो आता है। हम किसी को माफिया नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई जो है हमसे अपनी मर्जी के मुतालबात मनवाना चाहता है, हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहता है, लेकिन जाहिर है हुकूमत एक माँ की तरह होती है। अगर ठीक है, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जरा सियासी मामला तो आपके, अच्छा अब सियासी मामला तो आपके बस में है ना, वो तो चलिए जब मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा ये है, रिहाई नहीं है और रसाई है। वो चाहते हैं मुलाकात हो जाए, वज़ीर आला की हो जाए, दीगर लोगों की हो जाए। 27 में तो अभी बहुत दिन है, मुलाकात करा दें, मुलाकातें बहाल कर दें, सब मामलात ईजी हो जाएंगे। आप खुद ही कह रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क इस वक्त। देखिए अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। किसी भी कैदी, चाहे वो 302 का कैदी हो या तोशा खाना का कैदी हो, फैमिली से मुलाकातें उसका हक है, और हमने हमेशा इस हक के अंदर सहूलतकारी की है। अगर बानी तहरीक इंसाफ से 2 साल तक हफ्ते में 4 दिन मुलाकातों के होते थे, एक दिन उनके वकला मिला करते थे, एक दिन उनकी जो है लीगल फर्टिलिटी, एक दिन उनके जो है सियासी कोलीग मिलते थे, और 2 दिन उनकी फैमिली मिला करती थी। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने मुलाकातों को मिसयूज किया, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन में आप 26 करोड़ लोगों के फंडामेंटल राइट को खतरे में डाल दें। अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आप ठीक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बार बार यकीन करा रही है कि हम ना कोई सियासी बात करेंगे और सिर्फ फैमिली वेलबींग जानने के लिए मिलेगी। लेकिन चूंकि 4 दिसंबर को जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं था, और इस मुलाकात में रुकावट हुकूमत कहीं भी नहीं है। जेल सुपरिटेंडेंट ने हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजी, होम डिपार्टमेंट ने उससे एग्री किया, लेकिन अगर अब बार बार तहरीक इंसाफ की यकीन के बाद जेल सुपरिटेंडेंट इस मुलाकात को अलाउ करता है तो हुकूमत इसका खैर मकदम करेगी। और अगर 8-9 महीने लगे हैं सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाने में, तो 2-4-5 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने नया दावा किया है, तो इसको एवेलुएट करने दें। और कोई एतराज नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ वेलबींग जानने के लिए उनकी फैमिली मिलना चाहती है तो उसके लिए हुकूमत तो आसानी पैदा करेगी। वो इन प्रिंसिपल तो हमेशा हमें यही जवाब मिलता है, लेकिन फिर आगे कोई नजर भी आए, फिर आप एग्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू। अच्छा, लेट्स टेक पर्सपेक्टिव ऑफ किसान के उनके क्या इश्यूज हैं और क्या मुतालबात हैं। खालिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब, हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं आप लोग और लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं। बुनियादी इशू क्या है जिसके लिए सब हो रहा है, मुतालबात क्या हैं, ज़रा बताएं हमें। मेन मुतालबात ये है कि हमारी फसलों का सही रेट दिया जाए, और दूसरा जो हमारे सीड हैं वो ठीक दिए जाएं, और जो गन्ने की फसल रेडी होके दोबारा तैयार होगी। और आज तक शुगर मालकान ने हमें पैसे नहीं दिए। सिर्फ गरीब किसान की जो गंदम उसने अगर घर पे रखी थी तो उसके घर पे छापा भी मारा गया और उससे FIR भी काटी गई। और ऐसा 3 साल से मुसलसल किसान, वो गंदम की फसल है, वो मकई है, आप यकीन करें आलू की फसल है, स्टोरों में पड़ी है, हम उसको पैसे दे के बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि जितना उसका रेट है उससे ज्यादा हमारे सर पे रेंट है। इसी तरह हमारी गन्ने का काश्तकार रुल रहा है, इसी तरह हमारा गंदम का काश्तकार रुल रहा है, मकई का काश्तकार रुल रहा है। और 3 साल से जो पंजाब गवर्नमेंट के और खासकर CM पंजाब के ये फैसले थे, इससे पूरे पाकिस्तान का किसान मुतासर हुआ है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है गंदम पैदा करने का, हर चीज पैदा करने का। जब गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम नहीं खरीदी और डीरेगुलेट कर दी तो पंजाब का किसान मुश्किलात में आ गया। और जिस अभी आप देखें, बलूचिस्तान में रोटी महंगी है, KPK में रोटी महंगी है, कराची में महंगी है, और पंजाब में जो गंदम पैदा करने वाला सूबा है वहां महंगी है, और गवर्नमेंट पंजाब 15 से 20 लाख मैट्रिक टन बाहर से मंगवा रही है। ये कैसा जुल्म है कि पाकिस्तान के किसान को फायदा नहीं देना, बाहर से अरबों डॉलर की चीजें मंगवा के उसमें प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च के लिए 25 सितंबर की तारीख सामने आई है। इन्हीं दिनों में एक और सियासी जमात का एहतजाज वगैरह का भी प्लान है। तासुर ये जा सकता है, सवाल ये हो सकता है कि क्या ये कोई प्री प्लानिंग है
या कोई सियासी मूवमेंट का आप लोग हिस्सा बनना चाह रहे हैं? और मुज़ाकरात की भी सूरत हाल बता दीजिए, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग गोइंग अराउंड। देखें जी, पिछले 2022 में हमने एहतजाज किया था और पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की थी और फेडरल में नून लीग थी, निगरान सेटअप। आप यकीन करें कि पंजाब गवर्नमेंट ने जितना जोर लगाया हमें रोकने के लिए, हमारी गाड़ियां बंद की, हमारे बंदे बंद किए, और आगे जाके फेडरल गवर्नमेंट ने रवात पे हमारे साथ जुल्म करने की कोशिश की। हमने अपना प्राइम मिनिस्टर से एग्रीमेंट भी साइन किया, लेकिन बदकिस्मती से वो 1800 अरब का जो पैकेज था जिसपे इश्तिहार भी चल गया, लेकिन आईएमएफ के प्रेशर से वो हमारा खत्म कर दिया। लेकिन इस दफा हम सीएम पंजाब का इस्तीफा लिए बगैर, और सीएम पंजाब का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? हमें कोई मरियम साहबा से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन 3 साल से सीएम पंजाब की नाकस पॉलिसियों और उनके सामने मेरे देखने में कोई बात नहीं कर सकता। किसानों के बेटे जो उनके एमएनए नून लीग के, यकीन करें नून लीग पूछ लो, पीटीआई जिससे भी पूछ लो कि किसानों का 3 साल में क्या हाल हुआ। ना उनके बच्चों की शादी करने के पैसे हैं, ना उनके कोई और वसाइल रह गए। जो हमारे साथ छोटी मार्केटें जुड़ी हुई थी वो तबाह है। तो हम किधर जाएं? हम सीएम पंजाब का इस्तीफा ना मांगे, हम इत्जाज ना करें, तो हमारे पास कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। अगर 2 साल सीएम पंजाब रह गई तो किसान बिल्कुल मर जाएगा। बड़ा क्लियरली आपने स्टेट कर दिया। अब ये बताएं कि किसी ने आप लोगों से रब्ता किया, कोई बातचीत की? क्योंकि अगर हुकूमत को ये एहतजाज ख़त्म कराना है तो आप लोगों को राज़ी तो करना होगा, राज़ी रखना भी होगा फौरी तौर पर। तो ऐसा कुछ हुआ? कोई डायलॉग हो रहा है, कोई नेगोशिएशन चल रही है? जी, हम कौन से शुगर मालिकान हैं, हम कौन से फर्टिलाइजर के मालिक हैं, हम कौन से कोई सीड कंपनियों के मालिक हैं? हम तो गरीब किसान हैं। आज तक किसानों का बजट बनता है, सबको बुला लिया जाता है, लेकिन सिर्फ किसानों को नहीं बुलाया जाता। और हमसे कब मीटिंग करते हैं, ये कब हमें बुलाते हैं? हमें तो ये हकीर समझते हैं, जबकि 70% इस मुल्क जो है ज़राअत पर चल रहा है, और खासकर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है गंदम पैदा करने का, चीनी पैदा करने का। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 3 साल में इस हुकूमत ने हमसे ये नहीं पूछा कि जो हम ट्रैक्टर दे रहे हैं आपको फायदा हो रहा है, जो हम कार्ड दे रहे हैं आपको फायदा हो रहा है। हम ट्रैक्टर 50 लाख रुपए दें, 10 लाख की सब्सिडी दें, तो 50 लाख रुपए में मेरे पास हो तो मैं गाय भैंसे रख के साल में कोई 10-15 लाख कमा लूं। और जो कार्ड आप दे रहे हैं 2 लाख या लाख रुपए, वो तो इस तरह की मिसाल है कि जिस तरह आप अपने चैनल में जॉब करते हैं, आपको 2 लाख रुपए अगर लोन दिया जाए और अगले महीने आपको तनख्वाह ना दी जाए तो आप लोन कहां से देंगे? जो मैं फसल काश्त करता हूं उसका रेट ही नहीं मिलता, तो वो मैं 2 लाख भी 4 महीने के बाद सूद के साथ मैं वापस करता हूं। यू हैव योर कंसर्न्स, ज़ाहिर है इस पर बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि हम एक काश्तकार, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारे किसानों के इश्यूज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और अगर उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो हुकूमत को इस पर खुले दिल के साथ उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। ओके, दैट बीइंग सेड, एक ट्रिब्यूट है जो हम देना चाहते हैं। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान की ओरिजिनल ओजी जिसको कहा जाता है ना आजकल, पॉप क्वीन नाज़िया हसन को। और आज नाज़िया हसन की 26वीं बरसी है। और क्या उनके गाने हैं, क्या उनका मतलब, देयर इज़ नोबडी इन पाकिस्तान हु वुडंट रियली नो नाज़िया हसन। वो इस किस्म का नाम है दैट एवरीबडी नोज। 1980 में सिर्फ 15 साल की उम्र में नाज़िया हसन ने आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए गाया और फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। मतलब क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या दुनिया। हाँ, ये तो पूरा मतलब जहाँ ये ज़बान समझी जाती है, शी वाज देयर। इस तरह की शायरी, ये म्यूज़िक, ये टोन, ये जॉनरा, मतलब इट वाज and yet with all her fame and everything and she knew कि मतलब वो क्या चीज़ है, लेकिन how होता है ना unbothered by fame she looks। कितनी कोई इवेंटफुल इनकी ज़िंदगी थी, कितने बॉडी ऑफ वर्क, गाने, और एंड ऑल बिफोर द एज ऑफ 35 बिकॉज शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 35 ओनली। हम जब भी ट्रिब्यूट देते हैं नाज़िया हसन को, ये बात उठती है कि 35 साल की थी वो जब उनको कैंसर हो गया था एंड शी पास्ड अवे, तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि शी वाज अ गर्ल, अ यंग गर्ल बेसिकली। 35 साल में तो अब हमारे अभी तक, अब इस ज़माने में लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छा जी, कुछ और गाने शामिल करेंगे बाद में, बट वी हैव गेस्ट वेटिंग फॉर। अच्छा जी, आजकल हर तरफ नए सूबों, नए इंतज़ामी यूनिट्स, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक बहस जारी है, लेकिन अभी भी मुल्क में बहुत से ऐसे सूबे हैं, बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर
मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इससे मुतालिक बड़ी अहम अपडेट आई है। आइन के आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों का निज़ाम ख़त्म होने के 4 माह के अंदर नए इंतखाबात लाजिम हैं, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है, 11 साल से नहीं हुआ। इस मामले में पहले तहरीक इंसाफ, अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना रहा है। अब खबर ये आई है कि पंजाब काबीना ने इलेक्शन कराने के लिए 12.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। और ये इलेक्शन नए कानून के और ये इलेक्शन जो होंगे वो नए कानून के तहत होंगे, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हरकत में नज़र आया है और उन्होंने भी 20 अगस्त को इजलास बुलाया है जिसमें उन इलेक्शंस की तारीख तय की जाएगी। सो थिंग्स आर डेफिनेटली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और अभी ये वाज़ेह नहीं कि सूबे भर में एक ही दिन पोलिंग कराने का प्लान है या मरहलावार होगा, ये सब कुछ ये डिटेल्स जो हैं ये सारी होंगी, बट इन प्रिंसिपल दे ऑल एग्री के इलेक्शंस होने चाहिए। अच्छा जी, सो इस पे जरा बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है, क्या प्लान हो सकता है। अहमद बिलाल महबूब साहब सदर पिलडाट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अब फंड्स जारी होने की खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के तयन के लिए इजलास बुला लिया है। क्या इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि हुकूमत लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए अब सीरियस है और अब ये हो जाएंगे? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब बजट के इलेक्शन के बजट के पैसे भी अब मंजूर हो गए हैं और डिलिमिटेशन भी कंप्लीट हो गई है और अब डेट के लिए कंसल्टेशन शुरू हो गई है। तो कहना तो यही चाहिए कि अब मोस्ट लाइकली इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में या अक्टूबर के लगभग। लेकिन हमने माजी में देखा है कि ऐन इंतखाबात से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में भी ऐसे हुआ कि उन्होंने इंतखाबी कानून के अंदर तरमीम कर दी और वो तरमीम की वजह से फिर सारा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था वो दोबारा से करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है अगर किसी वजह से हुकूमत ना चाहे तो फिर वो हुकूमत के पास इसको टालने के कई ज़रिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो टालना होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ कर चुकी होती। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्शन हो रहे हैं। चले, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और आपका ख्याल है तो हो ही रहा होगा। कुछ ये बताइएगा अहमद साहब कि आमतौर पर तो ऐसे इलेक्शंस जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर कराने की कोशिश होती है। इस बार पंजाब का नया कानून क्या कहता है इस बारे में? जो इलेक्शन से मुतल्लिक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से मुतल्लिक रूल्स हैं इलेक्शन के, उसके अंदर तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हर सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन के पास लिस्टेड है वो अपने नुमाइंदे खड़े कर सकेगी, उन्हें टिकट दे सकेगी और फिर अगर वो उनकी टिकट लेके डिफेक्शन करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई भी करवा सकेगी। तो ये गालिबन चूँकि रूल्स बहुत बाद में जारी हुए, इलेक्शन का जो लॉ था वो तो अक्टूबर 2025 में आ गया था, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये मार्च 2026 में आए हैं। तो बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं, मैंने उनको गौर से देखा है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कहना कि ये गैर जमाती इंतखाबात है। अच्छा, अब ये हमारे आईनी ढांचे का हिस्सा है, लेकिन नहीं है कि इसकी मुखालफत मौजूद ना हो। ये भी कहा जाता है कि हम तो डिलीवरी चाहते हैं, उन्हें किसी बल्दियाती निज़ाम, नए सूबों, नए इंतज़ामी यूनिट्स, 18वीं तरमीम वगैरह से कर्ज नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके काम हों और जो भी हुक्मरान हों, जो भी उनके नुमाइंदे हों, असम्बलियों में बैठे हों, वो उनके काम करें। आपका ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ये दुनिया भर में आजमाया हुआ है और ये आम आदमी को सर्व करने के लिए बेस्ट सिस्टम यही है। नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट यानी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो ज़रा हायर लेवल पे काम करती हैं। वो कोशिश करती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लोकल लेवल पे भी काम करें और चंद हुकूमतें कामयाब भी हो जाती हैं। मसलन ये पंजाब की गवर्नमेंट काफ़ी कामयाबी से कुछ काम कर रही है लोकल लेवल पे भी, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है। बहुत बर्डन लेना पड़ता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो तरीका सही यही है कि लोकल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया जाए। तो लोकल गवर्नमेंट के बगैर आम आदमी के मसाइल हल होना ज़रा मुश्किल काम लगता है मुझे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिलडाट। सो लेट्स सी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, बट मुझे लग रहा है इन प्रिंसिपल वो मानी गए हैं सारे, तो हो जाएगा। ब्रेक लेनी है हमें, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ म्यूजिकल ब्रेक। नाज़िया हसन साहिबा की आज 26वीं बरसी है, सो उनको याद कर रहे हैं। उनका एक और गाना सुनिए, विल बी राइट बैक। एंजॉय।
तो जाए कहीं आए। ओके देन अभी हमने जो आपको बात बतानी है ना वो जरा सुन के आप वैसे शौक में नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ इस किस्म की चीजें होती हैं। सुनो भाई आपको क्या एतराज है? आप क्यों उन्हें नहीं अच्छा, नौजवानों के जुमरे में ले रही? कहानी सुना देने पहले नौजवानों नहीं, के I think you are आलमी being दिन पर नौजवानों के आलमी दिन पर न्यूयॉर्क में जी एक आलमी यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान से नौजवानों की आवाज़ उठाने के लिए बुजुर्ग सियासी शख्सियत का इंतखाब समझ से बाला तर है और अब्दुल्ला उनकी साइड लेना है। बलूचिस्तान के गवर्नर जाफर खान मंदुखेल को इस आलमी समिट में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए नामजद किया है। पता नहीं उन्होंने खुद ही किया अपने आप को, जहाँ AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ऑनलाइन कारोबार समेत नौजवानों के मुस्तकबिल से मुतालिक मौज़ूआत पर थी बात। दुनिया से यंगस्टर्स जो थे ना वो गए थे वहाँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो जाहिर है यंगस्टर्स का ही मौजू है और उनके लिए ही ये समिट्स मुनक्किद की जाती हैं। हाँ, पॉलिसी साजी को की बात है तो एक आध रिप्रेजेंटेशन हो सकती है हुकूमत के किसी बंदे की, लेकिन अदरवाइज यू नो दे शुड हैव बीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम यंग माइंड्स फ्रॉम पाकिस्तान। नौजवान जाने चाहिए था ना। असल चैलेंज तो यही है ना कि जब दुनिया वो समझते होंगे अपने आप को नौजवान। चलो फिर तो बात ही खत्म होगी आगे। चलो ही मस्ट बी यू नो ही मस्ट बी ऑफ द व्यू कि मैं हूँ नौजवान। होते हैं बाज़ बुजुर्गों का ये ख्याल। अच्छा जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर और जब हम वापस आएंगे तो आपको एक वीकेंड प्लान बताएंगे ना क्या कर सकते हैं। यस वेलकम। अच्छा आपको पता है ना कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की अलमनाई सीरीज़ जो है वो चल रही है और उसके तहत 15, 16 और 17 अगस्त को एक ऐसा स्टेज प्ले पेश किया जा रहा है जिसका मौजू पाकिस्तानियों के दिल के बड़ा करीब है। प्ले का नाम है इंग्लिश ओनली। समझ तो आई गई होगी। तंजिया माशरती रवैये पर तंजो मज़ाह से भरपूर एक प्ले है ये और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्बाब फरहत हु इज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले इंग्लिश ओनली। अब आप क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सो ये प्ले सबसे पहले तो बताएं कि पहले हुआ है प्ले या फिर पहली बार हो रहा है? पाकिस्तान में इसकी पहली प्रोडक्शन है। बेसिकली इट्स प्ले बाय एन अमेरिकन पर्शियन राइटर शनाज तूसी और अभी इट्स रीसेंट प्ले लाइक इट वन द प्लिट्जर अवार्ड इन 2023 एंड had 5 nominations for the। तो इसको फिर आपने अडेप्ट किया फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस या हूबहू वही चल रहा है? नहीं, इट हैज बीन अडेप्टेड। अच्छा, इतना होता है प्लेज में, मतलब इतना मार्जिन होता है कि जिस मुल्क में वो किया जाए वो जरा कितनी हद तक चेंज किया जाता है एसेंस भी खराब ना हो। जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि शायद सिर्फ अच्छे खेलों के साथ ये होता है कि उनके अंदर ये स्पेस, ये मार्जिन होता है कि उनको अडेप्ट किया जा सके। और मुझे लगता है कि वी कैन रिलेट टू द पर्शियन ईरानीज क्योंकि हमारे लिए भी इमिग्रेशन लॉज कोई बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, इस किस्म की बातें हो रही हैं प्ले में। बेसिकली दीज आर 4 स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड and they're trying to improve their language because it's set in a TOEFL class. Oh, lovely, interesting. So they are into a TOEFL class and the interesting part is that they are all of different age groups. अच्छा। तो उनके अपने internal conflicts हैं, यहाँ तक कि the teacher who has a very good accent, she also has a conflict within herself. Okay. So ये अंग्रेजी में है प्ले? अंग्रेजी में है, like it's 80% in English, 20% in Urdu. क्योंकि इंग्लिश तो सीख रहे हैं ना उसके अंदर। Okay. So whenever they speak in Urdu out of instinct, तो टीचर उनको कहती है English only. So that's why it's called English only. तो इसमें ह्यूमर एलिमेंट है, इसको कॉमेडी में आप डालेंगे, किस चीज में आप इसको जॉनरा क्या देंगे इसको? The genre is comedy drama. Okay. It's not going to be farce, so it's not कि आपको हर वक्त सिर्फ हंसी आ रही है, मगर आपको हंसी के साथ आप बहुत बार गमगीन भी होंगे और It makes you think. Yes. अच्छा, कॉन्टेम्पलेटिव है, ह्यूमर भी है, डार्क ह्यूमर भी होगा शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वो डार्क से ज़्यादा हमें शायद किरदारों की मासूमियत पर हंसी आएगी और क्योंकि ट्रेजिडी में अनफॉर्चुनेटली हम इंसान हंसते हैं किसी की ट्रेजिडी हो तो उस तरह की हंसी आएगी सबको और काफ़ी हम सब रिलेट कर पाएंगे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस कौन सी आएगी देखने? आर दे गोइंग टू बी यंगस्टर्स या फिर कोई भी एज ग्रुप के लिए टारगेट है आपका? आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे हर एज ग्रुप से लोग आई वुड सजेस्ट कि वो आएँ ये खेल देखने बिकॉज वी हैव अ कैरेक्टर जो कि जेन ज़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वी हैव अ कैरेक्टर जो कि 60s में है एंड शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, ओके। एंड आई कैन disclose at your platform कि she wants to learn it for her granddaughter. Okay. How sweet. ये भी अच्छा है. Yeah, so we can relate and then there is ये relatable है काफी. Yeah, then there is a middle class Karachi guy who wants to learn because you know he needs to be out there and get a good job.
तो इस तरह है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। कोई ना कोई चैलेंज है जिससे निपटने के लिए, Okay, so जिससे नंबर this is आजमाने के लिए interesting. So अंग्रेजी if you सीखना are चाहते in हैं। Karachi, एक तो लॉन्ग वीकेंड, आपको पता है कल से छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन ही ये प्ले चलेगा, एंड दिस इज समथिंग दैट कुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर आप जाकर ये देखना टॉपिक चाहें। जब भी बनाए ना, मतलब इसके इर्द गिर्द और भी कहानियां हैं जो हमने देखी हुई हैं। It has always been a massive success. राइट, बहुत शुक्रिया अब आप luck. फरहत, गुड लक विद दैट। Friday, Saturday, Sunday? इट्स सैटरडे संडे मंडे। Saturday, Sunday, Monday. Okay, that's nice. All right, okay, so that is it for today. और जश्न आज़ादी है जी, एक दिन की दूरी पे, आपकी तो छुट्टी होगी लेकिन हम हम बराह रास्त यहीं आपके साथ 9 होंगे, बजे सुबह बिल्कुल। ऑन जियो मौजूद होंगे इंशाल्लाह। see you, bye. हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जी